नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। तमाम दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। आपका बहुत ही शानदार रिस्पांस मिल रहा है, आपके कमेंट्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। 6 दिनों की तेज़ी अगर आप देखें बाजार की बात करें तो आखिरकार थम गई और 24,900 के नीचे बाजार फिसल गया। तो ऐसे में बहुत सारी खबरें हैं, ऐसी खबरें हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं फिल्टर करके, जो आपके सीधा पोर्टफोलियो पर असर डालेंगी। ऐसे स्टॉक्स लाएं जो काफ़ी पसंदीदा होते हैं रिटेल के, और ख़ास तौर पे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है उन स्टॉक्स के ऊपर, नए टारगेट्स क्या हैं वो भी हम बताएंगे। लेकिन अब शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत पहली खबर जो है वो करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड से। पूरे हफ्ते शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों में 18% तक उछाल देखने को मिला, लेकिन आखिरी दिन यानी क्या हुआ, 5% जो है स्टॉक नीचे चला गया। इस तेजी में खास बड़ी बात क्या रही है, अब ये समझिए कि मंगलवार को कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा रहा। मंगलवार को कुल 58 करोड़ शेयरों का लेन देन हुआ, जबकि बीते 20 दिनों का औसत देखें आप, वो सिर्फ 11 करोड़ शेयर। अब आप देखिए कितना हाई वॉल्यूम देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे एफआईज की होल्डिंग की बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए जून तिमाही में जो हिस्सेदारी है वो 34.7% रह गई है, जबकि इससे पहले वाली तिमाही में अगर Q4 की बात करें वो 38% थी। पिछले वर्ष में हम लोग लगातार बता रहे हैं यहाँ पर कि कंपनी की तरफ से यहाँ पे जो नतीजे पेश किए गए वो बहुत ज़्यादा खास नहीं रहे यहाँ पर। और आप ये देखिए, अगर आप नतीजों की बात करें साल दर साल के हिसाब से जो देखें आप, तो तिमाही में कमजोरी प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वैसे देखें, अगर रिजल्ट्स के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो फिर यहाँ पे जो बेहतर विकल्प देखने को मिले। घाटा जो है कंपनी का वो कम हुआ है और रेवेन्यू में सुधार देखने को मिला है। अगर आप ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो वो करीब करीब 1100 बेसिस पॉइंट की बढ़त बनाने के साथ 26% पे पहुंचा है, जो सालाना आधार पर 740 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी दिखा रहा है। मैनेजमेंट का मानना है, यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से लगातार मैनेजमेंट जो है वो इंटरव्यू दे रहा है और उनका कहना है कि पूरे वित्त वर्ष में ये जो मार्जिन है वो 35% से 40% के बीच में रहेगा। और जो बोनस के साथ हमारे साथ जो भी एक्सपर्ट जुड़ते हैं तो उनकी तरफ से भी हमने राय मांगी यहाँ पर, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इन्वेस्टर्स जो हैं अगर खरीदारी करनी हो उनको, तो वो 43 से 44 की जोन है, उस पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस लगाई है यहाँ पे 40 रुपये का, क्योंकि स्टॉक जो है काफ़ी वॉलेटाइल है और नियर टर्म के हिसाब से बात करें तो ये 49 से लेकर 55 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। ये टारगेट लक्ष्य दिए गए हैं। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पे आईडीबीआई बैंक की। आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार की ओर से अहम जानकारी आई है। यहाँ पर जो दीपम है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है, उनके जो सचिव हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। सितंबर तक इसका ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जिसके बाद शेयरों में आप इस फैसले के बाद बम्पर तेजी देखने को मिली। 9% तक जो स्टॉक है वो चलकर 98 रुपीज़ तक पहुंच गए। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिली। आपको बता दें कि सरकार और एलआईसी मिलकर आईडीबीआई बैंक में अपनी कुल 95% हिस्सेदारी में से 61% बेचने की तैयारी कर रही है। ये कदम सरकार की योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वो कुछ सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर पैसा जुटाना चाहती है। इस हिस्सेदारी की बिक्री के लिए कुछ कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है और वो अब बैंक की पूरी जानकारी अच्छे से उसकी तमाम चीज़ों की जांच कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है ड्यू डिलीजेंस करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकार को उम्मीद है कि ये पूरी प्रक्रिया इस वित्त वर्ष यानी कि मार्च 2026 से पहले ही पूरी हो जाएगी। सरकार इस साल कुल मिलाकर 47,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य मानकर चल रही है और अभी तक उसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है। अब ये खबर क्यों अहम है ये भी समझ लीजिए। देखिए, आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की जो हिस्सेदारी है, बिक्री जो है लंबे समय से अटकी हुई थी, लेकिन अब ड्यू डिलीजेंस से पूरा होने के बाद ये डील जो है वो आगे बढ़ने का जो रास्ता एकदम साफ हो गया और निवेशकों के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव संकेत है। तीसरी खबर कौन सी है, एक और इम्पॉर्टेंट खबर, और रिटेल निवेशक जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें फंसे रहते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पीसी ज्वेलर की। यहाँ पर अब ये समझिए कि एक महीने की लगातार गिरावट के बाद स्टॉक में 9% की तेज़ी देखने को मिली। पीसी ज्वेलर्स का जो शेयर है करीब करीब 7% तेज़ी के साथ यहाँ पे करीब करीब 14 रुपये में पहुँचते हुए दिखे। हालांकि फिर से आखिरी दिन जो है यहाँ पे मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी, लेकिन कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें तो 10 करोड़ के आसपास है। तेज़ी क्यों आई ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे कंपनी की तरफ से ऐलान हुआ, कंपनी बीच बीच में लगातार ऐलान कर रही है, और कर्ज कम किया है कंपनी ने, और इसके बाद कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.35 हो गया है। पिछले महीने कंपनी के बोर्ड ने अपने कर्ज का पहला भुगतान करने के लिए प्रमोटरों और कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से 500 करोड़ रुपए की इक्विटी जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी, और इस वित्तीय साल के अंत तक कर्ज मुक्त होने का पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है, कंपनी ने ऐलान किया है।
अब ये देखना होगा कि कब तक जो अपने उनके टारगेट्स हैं क्या वो कर्ज मुक्त हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हम लोग आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट बलराम गर्ग ने कहा कि हमने इस वित्त वर्ष की अप्रैल जुलाई अवधि के दौरान 335 करोड़ रुपए की बैंक कर्ज को चुकाया है। कंपनी अपने कर्ज के कारण चर्चा में आई थी लगातार और इसी वजह से इसके शेयर में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है वो पॉजिटिव संकेत है। और बड़ी एक दिलचस्प बात बताता हूँ मैं आपको, इसका जो आईपीओ 2012 में आया था, यहाँ पे रिकॉर्ड सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ के समय इसका जो प्राइस बैंड था 135 रुपये था। अब आप सोचिए 135 से कहाँ पर पहुँच गया ये स्टॉक। 52 वीक का अगर आप हाई देखें तो 19.5 रुपये और 52 वीक लो देखें तो वो 9 रुपये के आसपास है यहाँ पे। अब हमने पूछा भाई एक्सपर्ट से कि क्या करना चाहिए स्टॉक में, तो दीपक सुभाष पाटिल हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं समाचार सिक्योरिटीज़ के, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये खतरों के खिलाड़ी वाला स्टॉक है, तो थोड़ा सा रिस्की माना जाता है यहाँ पे। अभी जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो 16 रुपये का कर रहे हैं और 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये उन्होंने कहा जिन निवेशकों में हिम्मत है, क्षमता है रिस्क झेलने की, तो वो उसमें निवेश कर सकते हैं। अब एक और स्टॉक की बात करते हैं और ये भी रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है। हैदराबाद स्थित प्राइवेट डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पूरे हफ्ते आप देखिए, अगर 5 दिन की बात करें ना, 25% तक जो है स्टॉक दौड़ गया। ये तेजी तब आई जब कंपनी ने बताया कि उसने 25 करोड़ रुपए के रक्षा ऑर्डर में लोएस्ट बिडर यानी कि सबसे कम बोलीदाता के तौर पर उसका ऐलान किया है यहाँ पर। अब ये ऑर्डर जो है डीआरडीओ, एक सरकारी कंपनी, बड़ी कंपनी डीआरडीओ, और साथ ही दूसरी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ओर से दिया गया है। तो इसमें ये जो स्थिति है वो दिखा रही है कि भाई सरकारी कंपनी भी अब इस प्राइवेट कंपनी को लेकर पॉजिटिव हैं, इसको ऑर्डर दे रही हैं। कंपनी ने यहाँ पर ये स्टॉक फाइलिंग में साफ तौर पे बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बिहेवियर को लेकर तो जानकारी नहीं दी, और ख़ास तौर पे ये भी नहीं बताया कि समय सीमा क्या होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो होता है कई बार बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है, किस तरीके से किस चीज़ों में इस्तेमाल होना है वो गोपनीय रखा जाता है यहाँ पर। लेकिन ये ज़रूर बता दिया गया कि भाई ये ऑर्डर मिला है और यहाँ से ऑर्डर मिला है। कंपनी ने जून तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए थे, हमने आपको तब भी बताया था। रेवेन्यू जो है आप ये समझिए 91 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ पर पहुँच गया था, यानी 46% का जंप था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग डबल हो गया था, 8 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा था। और कंपनी ने कहा है कि ये हमारी अब तक की सबसे मजबूत तिमाही रही है, जो ऑर्डर बुक के मजबूत एक्विजिशन और हाई वैल्यू सिस्टम्स के सफल प्रोडक्शन में जाने के कारण संभव होती हुई दिखी है। कंपनी ने अगले 2 साल में अपने रेवेन्यू में 45% से लेकर 50% कैगर यानी कि जो सालाना वृद्धि दर है उसकी उम्मीद जताई। ये काफ़ी बड़ा नंबर है और ये चीज़ जो है यहाँ पर देखनी चाहिए यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे निवेशक जो है स्टॉक में निवेश करते हैं उसके डिविडेंड के लिए। तो यहाँ पे 2 खबरें हैं यहाँ पे, वेदांता शेयर को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पूरे हफ्ते खबरों में बना रहा। एक अच्छी खबर है और एक नेगेटिव खबर है, तो दोनों खबरों पे बात कर लेते हैं। दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने कंपनी के प्रस्तावित डीमर्जर प्लान पर सुनवाई को टाल दिया है। इस वजह से कंपनी के जो शेयर में गिरावट देखने को मिली। दरअसल सरकार ने एनसीएलटी में प्रस्तावित डीमर्जर प्लान को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई थी और आशंका जताई कि डीमर्जर के बाद सरकार के बकाये वसूलने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके बाद एनसीएलटी ने सुनवाई टाली है। सरकार ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि वेदांता ने डीमर्जर से जुड़ी कई अहम जानकारियों को छिपाया और खुलासा नहीं किया। सरकार ने यह भी कहा कि कंपनी ने अपनी आय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और कुछ देनदारियां भी छुपाई है, और साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि वेदांता ने सेबी और स्टॉक एक्सचेंज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेने के बाद अपने प्लान में बदलाव किया। सेबी ने भी इस बात की पुष्टि की है, वेदांता ने उससे एनओसी मिलने के बाद अपने डीमर्जर स्कीम में बदलाव किया है और उसके गंभीर उल्लंघन के साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि भाई आखिर मर्जर प्लान है क्या। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप ये समझिए कि वेदांता ने पहली बार अपना डीमर्जर प्लान सितंबर 2023 में पेश किया था। इसके तहत कंपनी के कारोबार को 4 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटने का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें एल्यूमिनियम है, ऑयल एंड गैस है, पावर है और बेस मेटल्स है, यानी कि 4 हिस्सों में बटेगी और चारों हिस्से जो है एंटिटी जो लिस्टेड होगी। अब यहाँ पर अच्छी खबर क्या है, देखिए अच्छी खबर यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई है। कंपनी ने बताया कि उसने बोर्ड ने 16 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है, जिसके तहत कंपनी कुल 6,256 करोड़ रुपए के पेमेंट भुगतान अपने निवेशकों को करेगी। कंपनी के डिविडेंड के भुगतान के लिए 27 अगस्त की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इसका मतलब यह है कि 27 तारीख तक जिसके पास कंपनी के शेयर होंगे वो डिविडेंड के लिए योग्य होगा। ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी बताए थे आप,
तो देखिए ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है, जिसके लिए ब्रोकरेज ने स्टॉक पर जो प्राइस है 500 रुपये प्रति शेयर का टारगेट जो है वो तय कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट खबर की बात कर लेते हैं। अब आप देखिए कि जो शख्स खबरों में बना रहता था आज खुद खबर बन गया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने संजीव भसीन के ट्रेडिंग और डीमैट खातों को अनफ्रीज करने का आदेश दिया है। भसीन आईएफएल के पूर्व निदेशक हैं, जिन पर शेयर बाजार में हेरफेर का आरोप लगा था और इसलिए उनके खाते जो है वो फ्रीज कर दिए गए थे। हालांकि अब उन्होंने सेबी के आदेश के अनुसार जो है 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी कि जो सेट है उन्होंने उनके अकाउंट को जो है अनफ्रीज कर दिया है। एनएससी ने बताया कि सेट ने 1 अगस्त 2025 को ये आदेश दिया था कि भसीन को सेबी के पास 1 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। जब ये पैसा जमा हो जाएगा और यहाँ पर सेबी जो है उनके अकाउंट को अनफ्रीज कर देगी और वैसे ही बिल्कुल देखने को मिल रहा है। संजीव भसीन पर शेयर बाजार में गलत तरीके से मुनाफा कमाने का आरोप है। इस मामले में सेबी ने उन्हें बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा रखी है। सेबी ने 17 जून को एक अंतरिम आदेश पास किया था, यहाँ पर बताया था, और भसीन ने लगभग करीब 11.37 करोड़ रुपए उसके जरिए कमाए थे, जिन्हें जब्त किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो जानकारी निकल के आ रही है कि 1 करोड़ रुपए जमा करने की जानकारी थी और उन्होंने 1 करोड़ रुपए जमा करा दी हैं। सेबी के मुताबिक यहाँ पर जो है मीडिया में स्टॉक की सलाह देने से पहले ही भसीन जी हैं जो बड़ा खेल कर देते थे। 3 कंपनियां जो उनकी हैं, वीनस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड, जेमिनी पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड और एचपी स्टॉक होल्डिंग लिमिटेड, जो पहले से ही कंपनियां जो थी वो शेयर खरीद लेती थी और जैसे ही वो बताते थे, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका होता है कि आप पहले खरीदारी कर लीजिए और जैसे ही आप टीवी पे या कहीं पे आप अपनी सलाह देंगे तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा, तो तब आप मुनाफा वसूली कर लीजिए। तो वो इसी मॉडस ऑपरेंडी पे वो काम कर रहे थे यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाजार नियामक सेबी ने जो फिन इन्फ्लुएंसर हैं अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करी। एक और जो फिन इन्फ्लुएंसर है देखिए यहाँ पर फंसते हुए दिखे, मशहूर जो यहाँ पर ट्रेडिंग गुरु के नाम से जाने जाते हैं अवधूत साठे। उनकी जो कर्जात स्थित ट्रेडिंग एकेडमी है उसके ऊपर सर्च और सीज ऑपरेशन जो है वो चलाए गए। सोशल मीडिया पर मार्केट गुरु कहे जाने वाले साठे की यूट्यूब चैनल पर करीब आप समझिए 9.36 लाख सब्सक्राइबर हैं। उनकी कर्जात ट्रेडिंग एकेडमी रिटेल निवेशकों को काफ़ी है, उनके बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। बारिश, क्योंकि मुंबई में बारिश चली थी, उसके बावजूद सेबी की टीम मौके पर पहुंची, डिजिटल डिवाइस और ट्रेडिंग डेटा जो है वो जब्त किया और सूत्रों के मुताबिक इस छापे की तैयारी महीनों से चल रही थी। कोर्ट की मंजूरी पहले से ही ले ली गई थी और टीम ने साठे की मूवमेंट पैटर्न को ट्रैक किया। एक इवेंट में सेबी के सेबी की होल टाइम मेंबर कमलेश चंद ने साफ तौर पे कहा कि अगर आप शिक्षा के नाम पर युवाओं को गुमराह करेंगे, गारंटी रिटर्न का वादा कर रहे हैं, क्लासरूम में कॉल्स दे रहे हैं और लाइव डेटा से ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सेबी को नागवार गुजरेगा। इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल साफ तौर पे सेबी जो है वो बहुत सख्त है और यहाँ पर जिस तरीके की कड़ी कार्रवाई की गई वो भी साफ तौर पे संकेत देती है कि रिटेल निवेशकों के लोग, जो रिटेल निवेशक हैं, उनको गुमराह होने से रोकने के लिए यहाँ पर जो है सेबी काफ़ी ज़्यादा पुरजोर कोशिशें कर रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है चेतावनी के साथ साथ कई तरह के यहाँ पर जो नियम है सेबी वो बनाता हुआ दिख रहा है, जिससे रिटेल निवेशकों के नुकसान को यहाँ पर रोका जा सके। अब हम लोग एक और स्टॉक की बात करते हैं, येस बैंक की। येस बैंक की मैनेजमेंट को लेकर साल की सबसे बड़ी खबर आई, अभी तक की जो है सबसे बड़ी खबर है। येस बैंक के शेयरधारकों ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत कुमार का कार्यकाल अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। प्रशांत कुमार मार्च 2020 में बैंक के रिकंस्ट्रक्शन के बाद येस बैंक की कमान संभाल रहे थे और उनके नेतृत्व में बैंक ने मुश्किल दौर से निकलते हुए अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया है। अब शेयरधारकों का भरोसा उन पर और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो स्थिति है वो लगातार बेहतर होती दिख रही है। यहाँ पर कई तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। निवेशकों के लिए इसके क्या मतलब है आपको ये भी समझा देते हैं। देखिए, लीडरशिप में स्थिरता होगी तो ऐसे समय में जब बैंकिंग सेक्टर में अनिश्चितता है, टॉप मैनेजमेंट का भरोसा जो है निवेशकों को यहाँ पर साफ तौर पर राहत देगा। टर्न अराउंड की स्टोरी का भरोसा है यहाँ पर और प्रशांत कुमार ने एसबीआई में एक लंबा अनुभव जो है वो हासिल किया है। येस बैंक को डूबने से उबारने में उनकी अहम भूमिका रही है। यहाँ पर रेगुलेटरी क्लियरेंस अभी यहाँ पे बाकी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, आरबीआई की मंजूरी और तमाम तरह की औपचारिकता होती है, ये बाकी है। लेकिन स्टॉक पे इसका असर साफ तौर पे देखने को मिलेगा। आमतौर पर देखिए, मैनेजमेंट में जो स्टेबिलिटी होती है वो शेयर के लिए पॉजिटिव खबर होती है। शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, लेकिन लंबी अवधि में बैंक के एनपीए मैनेजमेंट के साफ तौर पे जो स्टेप्स हैं, क्रेडिट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे नज़र रहेगी, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है। एक और एक्सक्लूसिव खबर की हम लोग बात कर लेते हैं और आज पूरे दिन भर ये छाई रही। यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में शुक्रवार को धुआंधार तेजी देखने को मिली। स्टॉक जो है 9% तक उछल गया, जिससे स्टॉक जो है करीब
7.31 के इंटरडे हाई लेवल को छूता हुआ दिखा। दिन के आखिरी तक जो स्टॉक है करीब 7 रुपये 18 पैसे पे पहुंचा है यहाँ पर। और आपको ये बता दें कि पूरे हफ्ते स्टॉक के अगर आप चाल को देखें तो 10% ये बढ़ता हुआ दिखा है। इसका कारण ये है कि तमाम तरह की खबरें आई और जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ कंपनी को एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये से संबंधित मदद देने के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। सरकार गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी की मदद के लिए आगे बढ़ सकती है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले से जो परिचित लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी कि डीओटी ने अनौपचारिक रूप से यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय को वोडाफोन आइडिया के लिए संभावित बेल आउट योजना के बारे में बताया है। सुझाई गई जो राहत योजना में कई विकल्प शामिल हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया को अपने जो वैधानिक बकाया भुगतान में देरी के लिए 2 साल का अतिरिक्त समय मिल सकता है। यहाँ पे इस तरह की चर्चा है। फिलहाल कंपनी को इन बकाया राशि के भुगतान से अस्थायी राहत तो मिल चुकी है। सालाना किस्तों को कम करना और साथ ही यहाँ पे एजीआर जो है भुगतान पर जुर्माना और ब्याज को हटाना भी इसमें शामिल है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे विचार किया जा सकता है। मेन खासतौर पे 3 है यहाँ पे। वोडाफोन आइडिया गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है, जिस पर एजीआर से संबंधित लगभग करीब 83,400 करोड़ रुपए बकाया है। मार्च 2025 से कंपनी को हर साल लगभग 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। जुर्माने और ब्याज सहित कुल मिलाकर कंपनी पर सरकार का लगभग 2 ट्रिलियन बकाया है। अब यहाँ पर ब्रोकरेज की भी रिपोर्ट आई। वोडाफोन आइडिया पर सिटी ने अपनी रिपोर्ट साझा की, जिसमें खरीदारी की सलाह दी और 10 रुपये का उन्होंने लक्ष्य दिया है। उनका कहना है कि Q1 का जो प्रदर्शन है वो अनुमान के अनुरूप है। सब्सक्राइबर लॉस कम हुआ है, रेवेन्यू क्वार्टर फ्लैट रहा है और जो आरपू है 0.6% बढ़कर 165 रुपये पर आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जो सबसे अमीर शख्स यहाँ पर एक बार फिर बड़ा दाव खेलने की तैयारी में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस महीने की 29 तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग करने जा रही है, जिसमें मुकेश अंबानी कई बड़े फैसले ले सकते हैं जिनका असर साफ तौर पर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनकी कंपनी रिलायंस जो इंडस्ट्रीज़ है अपने साइज़ को साल 2030 तक डबल कर सकती है। मुकेश अंबानी की घोषणा आरआईएल के जो 44 लाख से अधिक शेयरधारक है उनके लिए काफ़ी बड़ा तोहफा हो सकती है, क्योंकि सीधा देखिए कंपनी का साइज़ डबल होगा तो जो धारक है, निवेश है, जिन्होंने निवेश किया उनको भी फायदा पहुंचेगा। दरअसल कंपनी की ओर से रिलायंस का जो साइज़ है डबल होने से जो है निवेशकों के बीच में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो तैरता हुआ देखा है। हालांकि साल 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयरों का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा सा धीमा ज़रूर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आप ये समझिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कंपनी का जो मुनाफा है उसको लेकर कंपनी बहुत तेज़ी से काम कर रही है यहाँ पे, और टेलीकॉम को लेकर एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, एफएमसीजी को लेकर आगे बढ़ रही है यहाँ पर। और अब आप ये समझिए कि कंपनी जो है यहाँ पर 249 वाले जो एंट्री लेवल वाला जो प्लान था उसको बंद भी कर दिया है, जिसके बाद इसमें जो है 28 दिनों के जो वैधता वाला जो प्लान है अब वो 299 रुपीज़ का होगा। सस्ता प्लान जो है वो 300 रुपये का ही होगा मिनिमम यहाँ पर। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ऐलान होने वाले हैं एजीआर में, तो उसमें एजीएम में, तो उसमें कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जियो का जो आईपीओ है उसके ऊपर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मुकेश अंबानी, तो क्या बड़े प्लान रह सकते हैं वहाँ पर। और इसके अलावा एफएमसीजी को लेकर सीएलएससी की ब्रोकरेज जो है उसकी रिपोर्ट भी आई है यहाँ पर, और उन्होंने 1650 रुपये का लक्ष्य रखा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि रिलायंस रिटेल और जियो जो है मुनाफे जो है अगले 3-4 साल में डबल हो सकते हैं, जो निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही जो रिलायंस ग्रुप है ग्रीन एनर्जी और सोलर और बैटरी प्रोडक्शन में भी तेज़ी से कदम रख रहा है। गुजरात के जामनगर में दुनिया का जो सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर है वो बेसिकली यहाँ पर जो है गीगा एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी गीगा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर बनाया गया है। साल 2026 तक कंपनी जो है 10 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। इसके अलावा जामनगर में 1 गीगा वॉट स्केल एआई डेटा सेंटर भी बन रहा है यहाँ पर, जो कि ग्रीन एनर्जी से चलेगा, और इससे कंपनी की जो एनर्जी कॉस्ट है वो 25% तक बचत होगी। यानी कि हर सेक्टर में यहाँ पर अब जो तैयारी है वो बड़े स्केल पर हो रही है। अब हम लोग रेलवे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। जुपिटर वैगन और रेलटेल जैसे शेयरों में एक अच्छी शानदार तेज़ी बनती हुई दिखी। कंपनी के शेयर बीएससी की अगर हम लोग बात करें तो 12.5% से पहुंचते हुए 371 रुपये पर आ गए। वहीं रेलटेल के शेयरों की बात करें तो 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली, 374 के भाव पर ये पहुंचते हुए दिखे। अब दोनों कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने से शेयरों में तेज़ी आई, निवेशकों ने जमकर यहाँ पर पैसे लगाए और दोनों शेयरों में एक बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखे। जुपिटर वैगन्स को यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर उन्होंने एक्सचेंज में ये जानकारी साझा करी कि उनकी जो सहायक कंपनी है जुपिटर टेट्रा वैगनों का
जो है रेल व्हील्स फैक्ट्री का जो है वंदे भारत ट्रेन के लिए लगभग 215 करोड़ वैल्यू के कुल करीब 5376 व्हील सेट की सप्लाई के लिए 19 अगस्त 2025 को लेटर उनको मिल गया है। अब ये आप समझिए कि क्या करती है कंपनी। तो देखिए जुपिटर वैगन्स जो है, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड वैगन मालगाड़ियों के डिब्बे और यात्रियों डिब्बों को लेकर कल पुर्जे बनाती है। यहाँ पे कंपनी कमर्शियल वाहनों, समुद्री कंटेनरों, लॉजिस्टिक ज़रूरतों के लिए यहाँ पे लोड जो बॉडी जो है वो बनाती है। यहाँ पे जुपिटर वैगन्स अपनी सहायक कंपनी जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भी विस्तार एक्सपेंशन प्लान पे काम कर रही है। अब यहाँ पर एक और बड़ी खबर निकल के आई जो साफ तौर पे इम्पैक्ट डालती हुई दिखी यहाँ पे कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स के ऊपर। फिक्की के 22वें सालाना कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस में जो सेबी चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे, उन्होंने भारतीय कैपिटल मार्केट की मजबूती, चुनौती और भविष्य की स्ट्रेटजी को लेकर कई अहम बातें बोली। सेबी चेयरमैन ने कहा कि भारत का कैपिटल मार्केट काफ़ी मजबूत है और यहाँ लगभग 7 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशक हैं। उन्होंने जोर दिया कि अब समय है जब इनोवेशन को बढ़ावा देकर इंटरमीडिएटरी लागत को कम किया जाए और निवेशकों को बेहतर विकल्प दिए जाए। पांडे ने कहा कि आईपीओ से पहले कंपनियों के लिए रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म पर विचार चल रहा है। और ये आप ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि अब आईपीओ में आने से पहले ही यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें आपके सामने होंगी। इसके लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय और स्टॉक एक्सचेंज के साथ यहाँ पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि प्री लिस्टेड कंपनियों के लिए एक प्लेटफॉर्म खोलने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। सेबी डेरिवेटिव्स और कैश मार्केट जो है सुधार पर यहाँ पे लगातार गंभीर है। यहाँ पे लोग जो काम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा फोकस काम हो रहा है। चेयरमैन ने ये भी कहा कि एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को उसको बढ़ाने पर कंसल्टेशन पेपर लाया जाएगा। साथ ही कैश मार्केट वॉल्यूम बढ़ाने के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी टाइम बढ़ाने पर चर्चा होगी। सेबी चेयरमैन ने साफ किया कि नकली ऐप्स, क्लोन वेबसाइट्स जो है यहाँ पर वो निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर वो काम करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ताकि जो मिसलीडिंग मार्केटिंग कंटेंट है उनको हटाया जा सके। आगे बढ़ते हम लोग, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे नज़ारा टेक्नोलॉजीज होगा या फिर कैसीनो ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। नज़ारा टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें तो 5 दिनों में जो शेयर है वो 18% तक टूट गया। और दरअसल खबर क्या निकल के आई, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नया कानून बनाया है जो कि ऑनलाइन गेमिंग यानी कि इंटरनेट पर पैसे वाले गेम्स को कड़ाई से कंट्रोल करेगा। यहाँ पे इस बिल का जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 कहा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने का एक विधेयक को मंजूरी दी जाने के बाद इन तमाम स्टॉक्स में भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पे नज़ारा टेक्नोलॉजीज की तरफ से भी एक स्पष्टीकरण जो क्लैरिफिकेशन है वो जारी किया गया। उनका साफ तौर पे कहना है कि सीधे तौर पर रियल मनी गेमिंग में शामिल नहीं है कंपनी। उनका यहाँ पे ये भी कहना है कि उनका सिर्फ एक अप्रत्यक्ष निवेश जो है यहाँ पे मून शाइन टेक्नोलॉजीज में है, जो कि पोकर से जुड़ी कंपनी है और इसमें उनकी जो हिस्सेदारी है वो 46% है। क्योंकि नज़ारा के पास मून शाइन पर पूरा नियंत्रण नहीं है, इसलिए मूनशाइन के पैसे से नज़ारा को आमदनी या फिर नुकसान का कोई असर नहीं पड़ता है। कंपनी ने यह भी कहा कि यहाँ पर मूनशाइन का इस साल की पहली तिमाही में नुकसान हुआ है, जिसका असर नज़ारा टेक की कमाई पर नहीं पड़ा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और एक और बड़ी खबर, देश के टॉप अरबपतियों में शामिल कुमार मंगलम बिरला की कंपनी जो है अल्ट्राटेक सीमेंट ने पिछले साल यहाँ पर इंडिया सीमेंट्स को खरीदा था और अब यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट है, अब जो इंडिया सीमेंट में 740 करोड़ रुपए की शेयर जो है बेचने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियम यहाँ पर को पूरे किया जा सके। नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर जो है आम निवेशकों के होने चाहिए, लोगों के होने चाहिए। अभी देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक के पास इंडिया सीमेंट के 81.5% शेयर है, इसलिए अल्ट्राटेक को करीब 6.5% जो शेयर हैं वो बेचने होंगे। शेयर बेचने के बाद अल्ट्राटेक के पास इंडिया सीमेंट के 75% शेयर रह जाएंगे। और आप ये समझिए कि इस पूरी डील में आप ये देखिए कि 368 रुपये प्रति शेयर के भाव पर होती हुई दिखी है यहाँ पे। और जहाँ पे जो स्टॉक है और उसमें लगातार जो है, अगर आप इंडिया सीमेंट की बात करें तो उसमें तेज़ी देखने को मिली है। और राधाकिशन दमानी जो है उनके पास भी 24% शेयर जो है उन्होंने खरीदे हुए थे। और फिर एक महीने बाद एन श्रीनिवास और उनके जो रिश्तेदार हैं 32.8% शेयर उनके पास भी खरीदे हैं। अब ऐसे में ये जो खबर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब बैक टू बैक जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं वो छोटी कंपनी को एक्विजिशन कर रही हैं। यहाँ पर जो है कंपनी जो है अपनी हिस्सेदारी निकाल रही है क्योंकि सेबी के नियम साफ तौर पे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अपोलो हॉस्पिटल्स के प्रमोटर ग्रुप ने कंपनी में अपनी जो 1.3% हिस्सेदारी है उसको बेच दिया है। ये सौदा ब्लॉक डील के जरिए हुआ जिसमें करीब 18,97,000 और 229 शेयर बेचे गए। इस डील में प्रमोटर ग्रुप को करीब 1,480 करोड़ से ज़्यादा का रकम जो है वो हासिल हुई है। कंपनी ने साफ किया कि इस रकम का इस्तेमाल कर्ज को कम करने के लिए किया जाएगा। हिस्सेदारी घटने के बाद प्रमोटर ग्रुप का जो कंट्रोल है अपनी कंपनी पर मजबूती तौर पे यहाँ पे बना हुआ है। अब आप ये समझिए कि कितने शेयर बेचे गए, तो हमने आपको बताया कि पूरी ब्लॉक डील जो है 18,97,000 के शेयर्स जो है वो बेचे गए हैं। ये कंपनी की जो कुल है 1.3% हिस्सेदारी है। शेयरों की बिक्री जो है वो 7,850 रुपये प्रति शेयर के दाम पर होती हुई यहाँ पे दिखी है, जिसमें निवेशकों की अच्छी खासी दिलचस्पी बढ़ी। कर्ज घटाने के लिए कदम उठाया गया। कंपनी ने कहा कि हिस्सेदारी बेचकर जुटाई गई रकम का जो इस्तेमाल है प्रमोटर जो है उससे कर्ज घटाएंगे और साथ ही यहाँ पर जो है एक अच्छा पॉजिटिव संकेत जो है वो देखने को मिले हैं यहाँ पर। अब अगर हम लोग बात करें तो डील से पहले प्रमोटर ग्रुप की जो हिस्सेदारी थी वो 29.3% थी, जो घटकर अब 28% रह जाएगी। और इसके साथ ही तमाम जो पूरे हफ्ते की बात करें तो स्टॉक में एक हल्का सा नेगेटिव सेंटीमेंट ज़रूर देखने को मिला। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट खबर की बात करते हैं यहाँ पे विप्रो की, क्योंकि IT स्टॉक्स में जो है दबाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विप्रो लिमिटेड के शेयर में भी दबाव देखने को मिला। बीते एक महीने में जो शेयर है करीब 17.5% की गिरावट देखने को मिली। हाल में ही कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी के शेयर अपने एक साल के हाई से करीब 23% जो परसेंट है वो नीचे कारोबार कर रहे थे। शुक्रवार को ये गिरावट तब आई जब कंपनी ने हरमन इंटरनेशनल के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन DTS इकाई को $375 मिलियन में खरीदने की घोषणा की है। यहाँ पे हरमन सैमसंग की सब्सिडरी कंपनी है। अगर आप शेयर की कीमत की बात करें यहाँ पे तो बहुत स्लाइटली सी दबाव देखने को मिला, 248 पर ट्रेड करता हुआ दिखा। यहाँ पे विप्रो ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इस डील से कंपनी को इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट क्षमताएं उनकी बढ़ेंगी, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित डिजिटल इंजीनियरिंग, डिवाइस इंजीनियरिंग और साथ ही यहाँ पे डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चरिंग में सुधार होगा। और ये डील टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, हेल्थ केयर और कंज्यूमर इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में कंपनी को मजबूत स्थिति पैदा करेगी। अब यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल की तरफ से स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई और साथ ही यहाँ पर कहा गया कि कंपनी पर उन्होंने भरोसा जताया है और इस डील को विप्रो के लिए एक अच्छा माना जा रहा है। और यहाँ पर जो है 320 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है, यानी कि 248 का भाव है और 320 का यहाँ पे लक्ष्य दिया जा रहा है। तो ओवरऑल जो है इसके लिए पॉजिटिव संकेत ब्रोकरेज की तरफ से माने जा रहे हैं। तो देखिए हमने हर एक खबर को कवर करने की कोशिश करी, फिल्टर करके आपको बताए, उसके लक्ष्य टारगेट्स भी बताए। आपको ओवरऑल शो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और साथ ही अगर आप किसी स्टॉक स्पेसिफिक पे भी चर्चा चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी वीकेंड।